देखिए बात यह है कि अगर मैं देखता हूं आपकी आई कैप की बुक को, तो उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है ना, वहां पे बेसिक्स ऑफ टैक्स है, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन। अच्छा, अब ये टैक्सेशन की जितनी भी बेसिक है वो चैप्टर 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, तीनों थ्योरेटिकल है। और इनको जो कपल अप किया हुआ है एग्जामिनर ने 6 से 10 नंबर के लिए, ठीक है, अलहदा से, यानी 10 मार्क्स मैक्सिमम, और 6 अप किए उसने पहले, इसमें से 7-8 मिनिमम थे। तो उसने इन चैप्टर्स को, जिसको 1, 2 और 3 कहते हैं, इनको कपल अप किया हुआ है 6 से 8 नंबर के लिए, बल्कि 6 से 10 नंबर कहने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 10 तक जाता है। ये अलग किए हुए, इसके अंदर एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। इसके अंदर टैक्स एथिक्स है, इसके अंदर टैक्स बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है फॉर टैक्स वो है, ये 3 चीजें। तो ये बिल्कुल अलग सा एक ब्लॉक। आमतौर पे मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान में 100 टीचर टैक्स पढ़ाते हैं कैफ 2, तो हार्डली एक टीचर ऐसा होगा जो चैप्टर 1 से शुरू करता होगा। सारे के सारे जो है वो चैप्टर 4 से शुरू करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल मिल जाते हैं, कुछ देखिए टैक्सियर की समझ आएगी तो आगे पढ़ाएंगे ना, रेजिडेंट स्टेटस समझ आएगा तो आगे पढ़ाएंगे ना, तो इसलिए 4 से शुरू करते हैं। इसके बाद टीचर्स की तकसीम है। कुछ टीचर कहते हैं कि हमें लंबे लंबे सेक्शन जैसे चैप्टर 5 और 6 से होके जाना चाहिए, लेकिन ये लंबे लंबे सेक्शन है। इसमें से एक सेक्शन तो ऐसा है कि अगर रूटीन का सेशन हो तो 1 महीना ले जाता है, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस के 2 चैप्टर्स। लेकिन कुछ मेरी तरह के कह लीजिए कि थोड़े से रवायात से हटके टीचर्स हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं यार, जब तक बच्चे को न्यूमेरिकल की बेस सही ना बन जाए तब तक उसको आगे लेके ना चले। अब चैप्टर 4 में भी अगर देखें तो न्यूमेरिकल आमतौर पे लोग नहीं कराते, लेकिन मैं उसके अंदर ही न्यूमेरिकल शुरू करा देता हूं ताकि बेसिक चीज आनी शुरू हो। तो मैं इसके बाद जो है ना, आमतौर पे कोशिश ये करता हूं कि आप लोगों को जो है वो इसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कराऊं। ये मेरा स्टाइल है अपना। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मैं आपको लेके जाऊं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, और फिर वहां से लेके जाऊं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसका फायदा ये होता है कि जब आप आते हैं ना चैप्टर 5 में, तो जो पास पेपर के सवाल होते हैं वो आप पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी अगर मैं डायरेक्ट सैलरी में जाता हूं तो एक हिस्सा सैलरी का है, एक हिस्सा कैपिटल गेन का, वो सवाल नहीं हल हो सकता। फिर मैं कोई दूसरा सवाल पकड़ता हूं तो एक हिस्सा सैलरी का है, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का है, यानी वो इकट्ठा सवाल बना हुआ है। अब वो सवाल फिर हल नहीं हो सकता, और अगर हो भी सकता है तो उसका पार्ट हल होगा ना, वो एग्जामिनर के सोल्यूशन से टैली होगा ना, उसका मजा आएगा। क्योंकि यहाँ पे अच्छा, फिर मैं जाता हूँ आगे इनकम फ्रॉम बिजनेस में, तो वहां पे भी कोई ना कोई शिक उसकी डाल देता है, वो पर्टिकुलरली इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की डाल देता है, फिर भी पास पेपर का सवाल हल नहीं होता। और जब तक बच्चे के हाथ से पास पेपर का सवाल हल नहीं होता, बेशक उसको इतना मर्जी टैक्स आता है, उसका एतमाद बहाल नहीं हो सकता। इसलिए मैं इन तीनों को कवर करके वापस आता हूं, और जब मैं इनकम फ्रॉम सैलरी में होता हूं तो मैं डायरेक्ट एग्जाम से कोई भी सवाल उठा के करवा सकता हूं, और मेरी जो हैंडीकैपनेस है वो खत्म हो जाती है। अब ये आपके ज़हन में सवाल आई होप के नहीं आएगा कि 2 चैप्टर को जंप करके जाके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी करा रहे हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन करा रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करा रहे हैं, और अभी इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ा हुआ है, इनकम फ्रॉम कैपिटल, इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ा हुआ है। तो मैंने उसकी लॉजिक आपको समझा दी है कि जब आपके सामने मैं पास पेपर रखूंगा आपको खुद पता लग जाएगा कि यार ये बड़ा अच्छा किया कि वो छोटे सेक्शन पहले कवर करा के इधर आए, ताकि सवाल जब भी उठाए आपका सवाल पूरा हल हो जाए। ठीक है जी, ये है इसका मकसद। अब रही बात ये कि शुरू किसको कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ना, असल में प्रॉपर्टी के मुतालिक 2 या 3 अलग अलग बातें। असल में याद रखें कि अभी सिर्फ 2 पे बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी के 2 ट्रीटमेंट बड़े कॉमन है तो 4, लेकिन ट्रीटमेंट 2 कॉमन। एक ये कि प्रॉपर्टी बेची ना जाए, किराए पे दे दी जाए, इसको कहेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरा ये कि प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, तो प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए तो वो चला जाएगा किसमें, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, क्योंकि आपने एक कैपिटल एसेट खरीदा और उसको बेचा। तो इनकम फ्रॉम अर्निंग एज अ रेंट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा,
और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ ना बड़े जबरदस्त तरीके से ये तीनों कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक तरह से शुरू हो चुका होता है, बीच बीच में शिकें उसकी भी चल रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है साथ साथ चलेंगी। लेकिन चलिए सबसे पहले ना हम बात करते हैं रेंट की। रेंट क्या होता है? देखिए जब आप रेंट की बात, वैसे आज मेरा जो इरादा है ना वो रेंट को भी देखने का, फोर्फिटेड इनकम को भी, रेंटल इनकम को भी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बीच में आती है जहां यानी एक शिक आती है बीच में वो, और फेयर मार्केट वैल्यू 1/5 रुपए एंड लोकल टैक्स, इन सबको मैं चाहता हूं एक दफा जरा हम कवर करें। सबसे पहली बात ये कि जो हमारा रेंट है ना, जब उसकी हम बात करते हैं रेंट की, तो रेंट के मतलब हमें एक बात याद रखनी चाहिए और वो ये है कि रेंट जो है ना वो इस तरह से होता है कि चाहे तो आपको वो यक बारगी दे दिया जाए, यक बारगी समझते, यक बारगी दे दिया जाए। अच्छा एक तरीका ये भी हो सकता है कि कुछ महीने का रेंट दे दिया जाए और कुछ का मतलब कहा जाए कि यार साल का रेंट है ना, तो जैसे फर्ज करें बाबर आजम आता है, कज़ाफी स्टेडियम मैच खेल रहा है, उसे लाहौर बड़ा पसंद है, वो कहता है यार यहाँ आराम करने के लिए ना अपना एक घर जरूर होना चाहिए। तो वो कहता है कि अच्छा जी मुझे अपना घर किराए पे दे दें, आपसे आके कहता है, आप उसको घर किराए पे दे देते हैं, ठीक है ना। और वो कहता है अच्छा यार ऐसा है कि तुमने इस साल मुझे दिया है ना ये किराए पे, फर्ज करें 1 जुलाई से दिया आपने कैलेंडर ईयर से, तो आप ऐसा करें अप्रैल तक का किराया ले लेना मेरे से, ये तो मेरे पास है, तो 2 महीने का किराया कम है। तो जैसे ही एकदम जनवरी शुरू होगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा ना क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो मैं बाकी 2 महीने का भी दे दूंगा। तो अभी आप मेरे से कितने का ले लें, 10 महीने का, 2 महीने का मैं बाद में दे दूंगा। तो किराए में अक्सर ऐसा हो जाता है कि जी आया एक किराएदार, उसने 6 माह का किराया दिया, 6 माह कहता है जरा यकम चढ़ने दे मैं आपको दे दूंगा, तो ऐसा होता है। कहता है रेंट इज एनी अमाउंट रिसीव आर रिसीवेबल बाय ओनर ऑफ अ लैंड। रेंट वो रकम है जो कि ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग रिसीव करता है एज कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ आर ऑक्यूपेशन ऑफ आर द राइट टू यूज आर ऑक्यूपाई द लैंड और बिल्डिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेंट है वो एक अमाउंट है, वो रिसीव की गई है। किस सेंस में रिसीव की गई है कि या तो आप ये बिल्डिंग हमसे लेके यूज करें, अच्छा यूज नहीं करते, मैंने आपको चाबी दे दी, आपने यूज नहीं की, तो क्या होगा, कब्जे तो आपके नहीं है, आपके नहीं, वो मेरी बीवी बच्चे आगे रहे नहीं तो इसमें कराया मैंने नहीं देना, इसलिए उसने लिख दिया या तो आप यूज कर रहे हैं, आइदर यू आर यूजिंग आइदर इन योर ऑक्यूपेशन यानी आपके कब्जे में है, ठीक है, या राइट टू यूज आपने ले लिया, राइट टू यूज आपने ले लिया, सामान लाके रख दिया अपना, तो राइट टू यूज मिल गया आपको, मेरा सामान तो नहीं आपका पड़ा हुआ। या फिर क्या है, राइट टू ऑक्यूपाई आपने ले लिया, डॉक्यूमेंट साइन कर लिए मेरे से, और डॉक्यूमेंट साइन हो गए, डेट लिखी गई, तो लैंड है या बिल्डिंग है वो आपके पास। अब 4 बातें थी, पहली बात आपने यूज ही कर लिया, अब इसके पैसे आप मुझे दे रहे हैं तो क्या है, रेंट। दूसरा आपने चाबी ले ली, यूज नहीं किया, ऑक्यूपाई कर लिया आप। तीसरा यह आपने सामान ला के रख दिया, खुद लिया है, तो इसका मतलब क्या है, राइट टू यूज ले लिया, साइन कर लिया, डॉक्यूमेंट लिख लिया। अब राइट टू यूज ले लिया है, या द डेट ऑफ टेकिंग ओवर द की ऑफ द फ्लैट, तो वो भी आपके पास चला गया। क्लियर जी? तो इसका मतलब ये, अगर सिंपल बात क्या है तो लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए, रेंट इज एन अमाउंट, रेंट इज एन अमाउंट, रेंट इज एन अमाउंट received for, rent is an amount received for use or occupy, use or occupy a land or building, a land or building, a land or building, फुल स्टॉप। इतना काफी है, ठीक है। आप बेशक उसको यूज ऑब्लिक राइट कर दीजिए, यूज ऑब्लिक राइट, वहां यूज भी लिख सकते हैं, बल्कि लिख ही दें यूज ऑब्लिक राइट। अब क्या बन गया फिक्रा, पढ़ेगा कोई, राइट नहीं, वो जहां पहला यूज लिखा था वहां लिखना है, जहां पहला यूज लिखा था वहां पे यूज आर राइट लिखना है। तो आपने लिखना है क्या, रेंट इज एन अमाउंट रिसीव फॉर यूज ऑब्लिक राइट ऑफ
यूजिंग अ प्रॉपर्टी और क्या है ऑक्युपाइड, दोनों में से जो भी कर लें आप। आपने राइट ले लिया है या खरीद रहे हैं इसको, सॉरी यूज कर रहे हैं इसको। क्लियर जी? अच्छा, नहीं फिक्रा नहीं बना सही, क्या ख्याल है कि बन गया? नहीं बना, दोबारा बना। रेंट इज एन अमाउंट रिसीव फॉर यूज और राइट ऑफ यूज और राइट ऑफ यूज और ऑक्युपाई ए बिल्डिंग और लैंड या लैंड और बिल्डिंग। क्लियर जी? हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आ गया जी, आप एक चीज और जहन में रखेंगे और वो ये है कि पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला मैं समझू कि क्लियर है और आसान भी है ना इंग्लिश, इसकी कोई मुश्किल नहीं है। आज तो क्या हमने भी बनाई है, लेकिन ये भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है? अच्छा, लेकिन वो आप चाहे तो वो याद कर लें। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट डन कर देता हूं मैं, ठीक है, यूं डायरेक्ट डन कर देता हूं इसको, ये मेरा डन हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा हूं। इंक्लूड एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अब ये ना एग्जाम थोड़ी सी सोचने की बात, ये तो पता लग गया कि रेंट इज एन अमाउंट पेड फॉर यूज और राइट ऑफ यूज ऑफ अ बिल्डिंग और लैंड, जो भी। अच्छा, अब जब आप बात करते हैं फॉरफिटेड इनकम की, ये क्या बात? ये कि फर्ज करें एक मकान पे लिखा हुआ है फॉर सेल, आपने घर देखा, आपने घर देखते ही हाथ खड़े कर दिए। ये वही घर है जो आप और आपकी बेगम के सपनों में आता है, बार बार। आपने पूछा कितने का है? कहते जी बात ये है, ये घर है 90 लाख रुपए। कितने का जी? 90 lakhs का। तो ये घर जो है 90 lakhs का, या 1 करोड़ 90 का कर देते हैं, 1 करोड़ 90 लाख का। आप कहें जी सस्ता बड़ा कर दे रहे हैं सर, सस्ता नहीं करते हैं, आज महंगाई का जमाना, ये लो 1 करोड़ 90 लाख। आपने कहा भाई ये घर ना बेच, पसंद आ गया, बस मैं भी वजीराबाद से अपनी बीवी बच्चों को लेके आता हूँ और दिखा। उन्होंने कहा नहीं है, ऐसे नहीं, आप ऐसा करें 2 लाख रुपया मुझे टोकन मनी दे दें। क्या दीजिए? टोकन मनी दे दें और फिर जा मर दीजिए। अब आप कह के गए कि जी मैं आ जाऊंगा, कब तक? मैं आ जाऊंगा फर्ज करें 25 मई तक आ जाऊंगा वापस, धरना उठने से पहले, सॉरी 25 मई से पहले आ जाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, 25 मई से पहले वो कहते हैं यार जीटी रोड सारे प्लान है, तो कैसे आएगा? नहीं, ये घर की खातिर में कुछ भी कर सकता हूं, सुरंग लगाऊं, हेलीकॉप्टर हायर करूं, मैं आ जाऊं। ठीक है। अब 2 सूरतें, आप 24 को पहुंच गए, 24 को आप पहुंचे, कितने? 24 मई को। बीवी भी साथ है, ठीक है, बीवी आपकी इस तरह की बॉब स्टाइल में। अच्छा, बच्चे भी आ गए आपके, ठीक है, बच्चे भी आ गए आपका, एक 10 साल का बच्चा, एक 6 माह का बच्चा। अच्छा, तो बच्चे भी आ गए। उन्होंने आगे कहा नहीं सरताज आपको गलत फहमी हुई है, इसका तो रंग सफेद है, हमारे सपनों में जाता है वो ग्रे कलर का घर था। दूसरी बार इसका किचन अलग बना, हमारा किचन ओपन था, ये वो घर नहीं, आप गलत फहमी हुई है आपको। ठीक है जी। आप रोते रोते गए किसके पास? मकान के मालिक के पास कि पैसे वापस करेगा। क्या कहेगा? ये टोकन मनी था, तुमने दिया, खरीदना है तो लाओ, बाकी 1 करोड़ 88 लाख दो, घर लो, मैंने मना किया। और अगर तुम 25 मई तक नहीं आते या आके कहते हो अब नहीं लेना, तब ये 2 लाख वापस, कहानी खत्म। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इंक्लूड एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट। ये कौन सा डिपॉजिट है? फॉरफिटेड, जिसको उर्दू में मैंने लिखा है अदाशुदा डिपॉजिट जब्त अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। डायरेक्ट एक कागज तो लिखा होगा ना, फॉर लैंड और बिल्डिंग या लैंड के लिए। खत्म हो गई जी बात।
लेकिन इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई ये सारे क्या हैं? टैक्सेबल इन द हेड ऑफ, सवाल ये इन पॉइंट्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है? इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम, ये सारे टैक्सेबल है। इसका मतलब वो जो किराया तुमने लिया था, जिसकी डेफिनेशन पढ़ के आए हो, क्यों पढ़ के आए हो, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और ये फॉरफिटेड के ऊपर क्यों लिख दिया इन्होंने? सोचे सोचे सोचे, साल भर रिटर्न जमा कराते करता घर खाली रहा, कोई आए नहीं। तूने 2 लाख रुपया लिया नहीं था उससे? कौन से वाला? टोकन वाला। दैट वाज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर बिक जाता तो किस में डालते? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में डालते। लेकिन नहीं बिका तो किस में डालेंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्योंकि जब भी घर तुम्हारे पास ही रहे, तुम्हारी मिल्कियत में, और पैसे आ जाए तो हमको क्या मानेंगे? वो किराया ही है। वो क्या मानेंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं वो टोकन है, मैं जरा समझदार था, मुझे पता था, मुझे नफसियाती तौर पर पता लग रहा था, इसकी बीवी मानेगी नहीं, ये ढीला सा आदमी है, बीवी को मना नहीं सकेगा, तो मेरी स्मार्टनेस से होगा। कहेंगे नहीं, कहानी है कि प्रॉपर्टी तुम्हारे पास रहे और पैसा भी तुम्हारे पास आए, तो प्रॉपर्टी भी तुम्हारे पास रहे, पैसा भी तुम्हारे पास रहे, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। चाहे वो किराया है, चाहे वो फॉरफिटेड इनकम। क्या है? फॉरफिटेड इनकम। फॉरफिटेड इनकम मीन्स the income which is given for under the sale contract। ठीक है, तो लिखिए any advance which is forfeited, any advance which is forfeited under the sale contract, under the sale contract which is not fulfilled, यानी जो फुलफिल नहीं किया गया, तो लिहाजा आप क्या करेंगे? इसको फॉरफिटेड इनकम में डाल देंगे। अब देखिए 2 ही चीजें पढ़ाई हैं। रेंट इज एन अमाउंट अगेंस्ट द land or building either for its use or right to use or right to occupy। ये है आपका क्या जी? रेंट। और forfeited income any sale deed which is not fulfilled, against it the amount paid in advance is called forfeited income। क्लियर जी? अच्छा चलिए, अब ये 2 शिकें क्लियर हो गई। अब मसला ये आ जाता है कि जब भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहां पे आगे एक चीज और आ जाती है कि रेंट जो है ना, रेंट। अच्छा, इसके ऊपर वो लिखा हुआ है क्या? टैक्सेबल। ठीक है, वो ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, अब पहला पॉइंट मैंने बाद में पढ़ाया। आप कहेंगे सर ये बड़ी अजीब बात है, आज हमने अजीब ही काम किया है। ला का दूसरा पॉइंट पहले और पहला पॉइंट बाद, मर्जी मेरी। एक तो ये वजह हो सकती, दूसरी सी को तरतीब बनती होगी। पहला पॉइंट है रेंट रिसीव और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन द रेंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। क्या मतलब? रेंट वो अमाउंट जो कि एक बंदा हासिल कर सकता है, लेकिन मसला ये है कि बाज प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो रेंट से एग्जेम्प्टेड होती हैं, वो इसमें नहीं आती। वो कौन सी होती हैं? हाउस रेंटेड बाय ए विडो। एक बेवा ने घर किराए पे दिया है तो बेवा से हम कोई टैक्स नहीं लगी। ठीक है, तो लिख लीजिए टैक्स एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी, टैक्स एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी likewise house rented by a widow। ये इसकी पहली शिक की एक्सप्लेनेशन। हाउस रेंटेड बाय अ विडो। मुश्किल बात तो नहीं करती कोई, याद रहेगी।
rent received by a person for a tax year other than the rent exempted from the from the tax ordinance shall be chargeable to the tax rate year under the head of income from property. and ये जो मैंने ऊपर लिखा था ना, ये वाला सेंटेंस, ये वाला, ये दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस इज नंबर 1 कि किसमें रेंट होगा, शाबाश, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर कोई भी पैसे हासिल करेंगे मकान देके कुछ भी, उसको कहेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लेकिन शर्त यह है कि वो क्या हो, एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी ना हो। एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी किसकी होती है, विडो वगैरह की। क्लियर बच्चों? अच्छा चलिए, अब इसके अंदर एक मसला आ जाता है कि इसके अंदर अभी तक आपने जो किराया लिया किसमें डाला, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। फोरफिटेड इनकम किसमें डाली, एक ऐसी सूरत है कि इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं डालेंगे, किसमें डालेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसकी दो सूरतें तो है यहाँ। एक सूरत ये है कि आपने ये घर किराए पे दिया और किराए पे लेने वाला जो है उसने ये घर पता क्यों लिया, उसकी नजर घर पे नहीं थी, उसकी नजर इस घर के अंदर जो मौजूद है, यानी मशीनरी, अंदर एक मशीन लगी हुई है जिसपे बाटा के जूते बन जाते हैं, उसकी नजर इस मशीन पर थी। और ये मशीन पाकिस्तान में बड़ी यूनिक किस्म की मशीन है और मशहूर है कि आपको कहीं से मिल गई थी, आपने लाके लगा ली। अब इसने जब ये मशीन, ये घर किराए पे लिया आपसे या प्रॉपर्टी आपसे किराए पे ली, तो एक्चुअली उसका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में था, उसका इंटरेस्ट किसमें था, उसका घर के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर पड़ी मशीन में था। लिहाजा वो तो बेचारा मशीन के चक्कर में आया है। क्या ख्याल है बच्चों? तो लिहाजा इसको किसमें डालेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो कहता है एनी रेंट रिसीव बाय अ पर्सन अगेंस्ट अ लीज ऑफ अ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी shall be chargeable under the head of income from other source। तो क्या लिखेंगे, लिखें बिल्डिंग, उसका आगे प्लस साइन डालें, बिल्डिंग प्लस प्लांट और मशीन, ठीक है। आगे एक डैश डालें और उसके आगे लिख दें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बस। बाकी आप लिख लेंगे। क्या ख्याल, क्या ला गया है, क्या ला के कोई बिल्डिंग विद दी आपने किसके, मशीन के, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बस। ज्यादा कहानी में पढ़ना ही नहीं है। अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, आप शुरू से देखेंगे ला बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे हुए, इसके अंदर कोई बड़ी बात उसने की नहीं हुई, ठीक है जी। अच्छा, अब एक सूरत हो रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, वो क्या है, देखिए फर्ज कीजिए हमने ये मकान ले लिया, इस मकान के अंदर हमने बना दिए, फर्ज कीजिए कमरे, कितने कमरे बन गए, 9 कमरे। 9 कमरे हमने बना दिया इसका गर्ल्स हॉस्टल। क्या बना दिया, गर्ल्स हॉस्टल। एक कमरे में कितनी लड़कियां रह सकती हैं, 4, 3 रख लेते, तो 3 × 9 कितनी लड़कियां हो गई, 27 लड़कियां। एक लड़की से हम लेते हैं 12,000 रुपए, 10 कर देते हैं, कितना हो गया जी हमारी इनकम, 2,70,000 रुपया हमें। ठीक होगी बात। अच्छा, ये किस में जाएगा, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही जाएगा। लेकिन आप जज्बाती हुए, आपने कहा लड़कियों का मामला है, मैं खुद इनका ध्यान भी रखूंगा, सिक्योरिटी का ख्याल रखूंगा, भाई बन के रहूंगा, इनके कपड़े भी मैं दूंगा, वॉश करके दूंगा, प्रेस भी करके दूंगा और जूते भी पॉलिश करूंगा। इसके बदले वालिदैन ने कहा कि जी, हर बच्ची के वालिदैन ने कहा कि आपको 5,000 रुपये मिलेंगे बच्चों का ध्यान रखने का, उसको बिजली पानी की सहूलियात, कपड़े धो के देने का,
अब ये जो आप 27 के साथ ज़रब देंगे ना इसको, ये कितना बन गया 1,35,000। ये बच्चों ये बन जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आप समझ आई बात? बात यह है कि वेयर रेंट इंक्लूड एनी अमाउंट रिसीव फॉर प्रोविजन ऑफ, अगर रेंट में कोई भी अमाउंट शामिल हो फैसिलिटीज की, फैसिलिटीज क्या होती हैं? बिजली, पानी, नलका, सर्विसेज, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, ठीक है जी, कपड़े, खाना, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया सहूलियात, यूटिलिटीज, किसी भी दूसरी सर्विस की फराहमी। तो विद द रेंटिंग ऑफ द बिल्डिंग इट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसका मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है वो अगर साथ सहूलियात हैं तो किसमें चली जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब आप क्या करेंगे? अब लिखेंगे आप एक घर, हाउस, ऐसे लिखेंगे हाउस, उसके साथ लिखेंगे कि हाउस रेंट, इसके नीचे लिखेंगे ये है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्लस अगर फर्ज करें इसके साथ है फैसिलिटीज। अब फैसिलिटीज की तो डिटेल आ गई ना आपके पास, यूटिलिटी लिखने की जरूरत नहीं, वो आपको याद ही रहनी है। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऐसे लिख लें, तो ये आपको याद रहेगा कि घर के साथ अगर आपने अगर घर रेंट किया है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और उसके साथ अगर सहूलियात नहीं है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक होगी बात? अब एक चीज होती है जहानत और एक होती है हमाकत। ये बड़ी अजीब सी बात। अच्छा ये क्लियर हो गया? अच्छा ये जो 3 होता है ना 3A, वैसे जरूरत नहीं होती हमें नंबर याद रखने, बस ऐसे बता दूं, ये जो 3A वगैरह होते हैं ना, या 4 है तो 4A आ गया, ये सब में ला बाद में बने होते हैं। ला बनाने वाले को नजर आएगा इसमें फ्ला रह गया, याद रखिए ला के अंदर फ्ला जरूर होगा। बात अगर मैं तो बात बताऊंगा, आपने से बच्चा उठेगा कहेगा सर देखें अगर यूं हो जाए, और उसका मेरे पास भी जवाब नहीं होगा और ला मेकर के पास भी नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह ने ही बनाए, ये शरिया ला थोड़ी है। ये कौन सा ला है? ये तो इंसान का बनाया हुआ ला, इसमें तो फला निकलने ही निकलने। यकीनन ये किसी बच्चे ने उठ के सवाल किया होगा कि अच्छा ठीक है हमने हॉस्टल ले लिया, हॉस्टल को हमने किराए पे दे दिया, अब बताएं जो हमने कपड़े धो के दिए इसकी प्रॉपर्टी की, वो कहाँ जाएगी? वो भी इनकम ऑफ प्रॉपर्टी। तो याद होगा यार वो तो सर्विसेज है, ये हमने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया होगा बीच में एक ला और डाल दिया। ये ऐसे बनते हैं, समझ आ रही बात की? तो ये आज भी जो अगले ला डिस्कस होंगे, कोई और ला डिस्कस होंगे, हो सकता है इनकम ऑफ बिजनेस पर आ रहा हूँ, आपने तो बच्चा उठा के सर ये क्या चक्कर है इसमें, तो ये फला तो वो होता है। और हम वहां क्या कहते हैं, वहां हम कहते हैं हाँ यार ठीक है तुम सही कह रहे हो, और क्या हो सकता है? नहीं जी, जो बन गया तो बन गया, तो इंसान का यही होता है। अच्छा बच्चों अब बात ये है, ये मैंने बताया 3A 4A क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर एक होता है ला डायरेक्ट, एक होता है इसका सेक्शन जैसे सेक्शन 37 मेन सेक्शन है, उसके आगे आ गया जी उसकी जो 1 2 3 वो क्लास आ गई, फिर आगे उसके ABC उसकी सब क्लास आ गई, तो इस तरह ये बटा हुआ होता है लास्ट। अच्छा बच्चों अब बात आ गई क्या जी, एक होती है जहानत और एक होती है हमाकत। ये जो हमारे टैक्स का ला है ना, स्पेशली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, ये कहता है तुम्हारी जहानत अगर तुम्हारे अंदर है ना तो ये हमारी वजह से, क्योंकि तूने गंदम खाई हमारी इस मुल्क की, इसकी ताजा तरीन हवाओं में सांस ली, इस वजह से तुम ज़हीन हो। तो तुम ज़हीन हो और ज्यादा कमाते हो तो ज्यादा टैक्स लेंगे। लेकिन अगर तुम कोई हमाकत करते हो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो तुमने जानबूझ के की। बड़ी ही बात है, हमाकत का नुकसान नहीं उठाते लेकिन जहानत का फायदा उठाने के लिए आ जाते। वो कैसे मैं आप बताता हूँ, ये मैं साबित कर रहा हूँ आज। कहते हैं फॉलोइंग अमाउंट ऑफ द रेंट विल बी एडेड इन द इनकम। किसमें? वो जो टैक्स वाली इनकम है उसमें ये वाली होगी हायर ऑफ। अब इसकी 3 सिचुएशन, एक मकान है जिसका समनाबाद में किराया 25,000 है और आपने उसे 25,000 में ही दिया है, दोनों बराबर है, दोनों में से कोई भी ले लो एक ही बात। लेकिन उसकी 25,000 फेयर मार्केट वैल्यू है, लेकिन आपसे लेने के लिए कोई खातून आ गई, उसकी शक्ल आपकी नानी से मिलती थी, आपने उसे दे दी किसमें? 20,000। आप कौन सी अमाउंट लेंगे? वो कहेंगे तुम्हारी हमाकत की जिम्मेदारी हमारी नहीं, हम क्या लेंगे?
फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदार हो, फूफू की बेटी हो, खाला की बेटी हो, और तुम नजर रहती तो तुम्हारी खाला की बेटी हमारी खाला की बेटी नहीं, लिहाजा हम क्या लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, गजट में लिखी होगी वहां से देख लेंगे। अच्छा, लेकिन अगर तुमने एक ऐसे बंदे को दे दिया जिसकी शक्ल तुम्हारे रकीब से मिलती है और तुमने गुस्से में आ गया नहीं तेरे से 5,000 ज्यादा लो, ठीक है ना, अब कौन सी लेंगे, अब 30,000। यानी अगर आप जहानत से ज्यादा महंगा बेचेंगे ना तो टैक्स महंगे पे लगेगा, और अगर बेवकूफ की वजह सस्ता बेचेंगे तो फिर सस्ते पे नहीं लगेगा, फिर मार्केट वैल्यू लगेगा, है ना। यानी हमाकत तुम्हारी उसके जिम्मेदार हम नहीं है, हाँ जहानत के जिम्मेदार है, ठीक है। महंगा बेचोगे तो महंगे पे टैक्स लगेगा, ठीक है जी, और अगर सस्ता बेचोगे फिर हम फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे, यानी तो सस्ते का कोई चक्कर नहीं। तो ये लिखने की जरूरत है, लिख लें, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लें हायर ऑफ, सिर्फ इतना लिख लें, रेंट शुड बी हायर ऑफ, रेंट शुड बी हायर ऑफ, यानी हायर ऑफ होगा किसका, या एक्चुअल लेंगे अगर ज्यादा एक्चुअल हुआ, और अगर एक्चुअल कम हुआ तो फिर कौन सा लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, ठीक होगा बच्चों, नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, अब एक चीज और आ गई, लोगों ने ना एक मजाक बनाया हुआ था, चूहे लगाते थे जाके FBR का, वो जी मकान कितने का किराया पे दिया, वो जी कुछ भी नहीं, वह 20,000 है, हमने दे दिया, बस फंस गए जी, 12 महीने का किराया जी, कितना बन गया जी 2,40,000। लेकिन सर वो ये हुआ कि ना इसकी रिपेयर बड़ी होने वाली थी, 1,90,000 रुपया ना, वो चीजें बड़ी तोड़ते हैं किराएदार, तो ये हमें ना टोटल जो बचा ना इसमें 50,000। कितने पैसे डालिए मरम्मत में, 1,90,000। हो जी उन्होंने कमोड तोड़ दिया, हो जी उन्होंने मेन गेट तोड़ दिया, हो जी उन्होंने मीटर जला दिया, टोटल ले, बड़े साल चलता रहेगा। और टैक्स जमा रिटर्न जो आपके फाइलर है वो कहते हैं कहानी कोई नहीं, तुम ले आओ तो सारे टैक्स थोड़े, हुकूमत ने एक लाभ ना, और कहा जी आज के बाद ना कोई हमसे मेंटेनेंस मांगे या ना मांगे बेशक 1 रुपया भी ना लगाओ, हमने तुम्हारे टोटल रेंटल इनकम का 1/5 तुम्हें छोड़ देना है रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। यानी 240 का 1/5 कितना बनेगा, क्यों बच्चों, मेरा है ना 42,500 है ना, तो वो कहता है कितना बचे 48,000, पूरा 48,000। तो 48,000 रुपया ना ये तुम्हारा रिपेयर है, मांगो या ना मांगो। अब तुम 1,90 कोई नहीं मांग सकता, 1,70 कोई नहीं मांग सकता, वो कहते हैं हमने 1/5 देना है, तुम बेशक पूरा मकान नए सिरे से बना रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 रुपया भी नहीं लगा हमने तब भी तुम्हें छोड़ दे। और ये पैसा किसमें जाके मिल जाना है, वही हमारे नॉर्मल टैक्स रिजीम में हमने ऐड कर देना है, जहां आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखी होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी लिखी होगी, उसी के अंदर जाके हम ये आपका किराया की जो आमदनी वो भी शामिल कर टोटल करके नीचे जाके टेबल में इसकी वैल्यू देख लेंगे। समझ आ रही बात की? अच्छा, तो क्या बताऊं, उन्होंने कहा इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर ऑफ अ बिल्डिंग एन अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग फॉर ईयर कंप्यूटेड बिफोर एनी डिडक्शन अलाउंस अंडर दिस। इस सेक्शन में कोई डिडक्शन आ जाए ना, सबसे पहले ये माइनस करो, सबसे पहले ये माइनस करो, ठीक है जी। तो लिख लीजिए, फर्स्ट वी डिडक्ट 1/5, फर्स्ट वी डिडक्ट 1/5 as a repair allowance, as a repair allowance before any deduction, किसी भी डिडक्शन से पहले ना हम 1/5 निकालेंगे, किसमें से,
रेंटल इनकम में से किसकी मद में? रिपेयर अलाउंस की मद। क्लियर जी? मुश्किल बात तो नहीं कर दी कोई। अच्छा, अब उन्होंने बांध दिया कि इसको फिक्स कर देते हैं, लेकिन और भी खर्चे हो सकते हैं मकान पे, यहाँ और भी खर्चे माइनस किए जा सकते हैं। जो जायज खर्चे हैं वो माइनस किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे 2,40,000 था ना, 48,000 माइनस हो गया उनके कहने पे। कितना? क्या चीज है ये? रिपेयर अलाउंस। लेकिन फर्ज करें कि आपने इस घर की इंश्योरेंस भी कराई हुई, तो इसको एफबीआर माइंड नहीं करेगा, वो कहेगा अच्छा किया है, तुम्हारी भी आमदनी सिक्योर हुई, हमारी भी आमदनी सिक्योर हुई। अगर आग लग जाए, गिर जाए, तो जल्जला आ जाए, तो तेरा भी फायदा, साड़ा भी फायदा। तो अगर आप साल का कोई इसमें से 30,000 रुपया दे रहे हैं, किसका? इंश्योरेंस का, ये आप माइनस कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर वगैरह बता के वो कंप्यूटर पे वेरीफाई हो जाता है। तो कहता है जी, एनी प्रीमियम पेड आर पेएबल बाय पर्सन इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज आर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो लिख लीजिए डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन अलाउड फॉर इंश्योरेंस, फॉर इंश्योरेंस, फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट, इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क, इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क। बस इतना काफी। रिस्क के अगेंस्ट इंश्योरेंस जो कराई है वो तुम डिडक्ट कर सकते हो। ठीक होगी बात? अच्छा, एक और खर्चा भी तुम माइनस कर सकते हो। वो क्या? वो खर्चा ये है कि तुम्हारी बिल्डिंग आ गई किसी प्राइम लोकेशन पे, और वहां पे तुम्हें कोई लोकल गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगा दिया है, डीएचए ने लगा दिया है, एलडीए ने लगा दिया है, तो वो भी जायज है, आप देना तो पड़ेगा तुम्हें, लिहाजा वो भी माइनस कर सकते हैं। तो साथ ही लिख लीजिए इसी के नीचे, वो होता है ना जैसे एक फिक्रा वही रहता है, नीचे बंदा ऐसे डैश डैश डाल देता है, और जहां इंश्योरेंस है वहां लिख दे बंदा लोकल टैक्स, बस बाकी फिक्रा वही रहे। अ डिडक्शन इज अलाउड इन द हेड ऑफ, तो आगे जाके क्या लिख दे, खाली नीचे डैश 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 डाला हो, बाकी से ट्रीटमेंट वही रहे, और सिर्फ क्या आ जाए, लोकल टैक्स। ये भी आप माइनस कर सकते हैं। लोकल टैक्स की मिसाल क्या दे रहा है वो? कहता है लोकल, एनी लोकल रेट, इसको भी लोकल टैक्स कहते हैं। टैक्स चार्ज सेस ए लैंड टैक्स इन रिस्पॉन्स ऑफ प्रॉपर्टी आर रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी पेड पेएबल बाय अ पर्सन टू एनी लोकल अथॉरिटी नॉट बीइंग एनी टैक्स पेएबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो ये क्या कहता है यहाँ पे, ये क्यों लिखा हुआ है नॉट, जरा बताइए। आर गवर्नमेंट इन दिस ईयर नॉट बीइंग एनी टैक्स पेएबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस, यानी उसके अलावा कोई और ऑर्डिनेंस ना हो उसके मतलब, यानी जो जनरल आपके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स है, कोई और टैक्स है, वो नहीं, सिर्फ कौन सा, लोकल टैक्स, ये अलाउड है। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों आ गया कि अगर फर्ज कर लें कि एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जहां कुछ आपको कंबाइंड सूरत हाल फेस करनी पड़ती है, तो यहां लिखा हुआ है, ये सारी जो चीजें मैंने लिखी हैं वो सारी जो पढ़ाई मैंने एक ही जगह लिख दी। मैंने इनका मुख्तलिफ जगह रखा था ना, जैसे 1/5 ये वाला, तो ये किताब में इस तरह लिखा हुआ है आपकी, देखिए ऐसे ही है ना जिन बच्चों वाली किताब, तो ये सारा इकट्ठा ही लिखा था। मैंने इनको इस तरह बांट दिया एक एक स्लाइड पे, साथ जरा तस्वीर लगा दी, जैसे यहाँ पेचकस लगा दिया, थोड़ी लगा दी, ताकि आपके जहन में जब आप देखें तो याद भी रहे क्या क्या पढ़ा। तो कलर वो ना कलरफुल नहीं है आपकी बुक, बिल्कुल ही उन्होंने कोई चीज लगाई ही नहीं ऐसी जिससे बच्चे का जहन बने, नहीं। अच्छा,